Welcome everybody to the India's largest learning platform, Unacademy. With me, Dr. Abhinav Singh. I welcome you all in my class, Open News Examination. ये आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ, ये काफी कॉमन टॉपिक है। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन की बात करो तो इसके बारे में लगभग आप सभी जानते हो। एलपीजी पॉलिसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में आपने काफी पढ़ा भी होगा, काफी सुना भी होगा, काफी समझा भी होगा, और इसके बारे में तमाम आर्टिकल्स वगैरह भी आते रहते हैं। एज वी आर सेलिब्रेटिंग द 30 years ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, तो इस नाते थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है इसके बारे में जानना। और ठीक उसी तरीके की परिस्थितियां आपके भारत में अभी भी बन रही हैं, जो जिन परिस्थितियों में हमने ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अपने इकोनॉमी में किए थे। आज के डेट में भी वही मोर और लेस कंडीशन आपके देश में बनती जा रही है। महंगाई बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है आपके देश में। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, बहुत सारे मुद्दों पर आप देखो तो लगभग वैसी सिचुएशन आपको दिखेगी। फिस्कल डेफिसिट सरकार का ज्यादा है। ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि ये जो पॉलिसी थी एलपीजी पॉलिसी, इसके आर्किटेक्ट माने जाते हैं, या यूं कह कि पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द पायोनियर, यू में से, जो जिन्होंने ये चीजें इंडिया में अडॉप्ट की। एक करेजियस डिसीजन लिया अपने पार्टी लाइन के खिलाफ जाके। पार्टी लाइन के खिलाफ जाने का मतलब ये है कि अब आपने पता है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जिसमें हमने नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी अडॉप्ट किया। नो डाउट वो गलत डिसीजन नहीं था, वो उस समय इंडिया के रिक्वायरमेंट थी कि प्लांट वे में इंडिया में डेवलपमेंट हो। लेकिन प्लांट वे में इंडिया के डेवलपमेंट के मद्देनजर अगर देखा जाए तो उतना सक्सेसफुल ये मॉडल हमारे देश में नहीं हो पाया, बिकॉज वी हैड अडॉप्टेड दिस मॉडल फ्रॉम रशिया। तो रशियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कुडंट गेट सक्सेसफुल इन इंडिया, क्योंकि एक चीज जो है हर जगह फिट नहीं होती है, राइट। तो इंडिया में ये मॉडल फिट नहीं हो पाया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो गई टिल 1991। आईएमएफ के सामने हमारी हैबिट पड़ चुकी थी हर साल भीख मांगने की, हर बार भीख मांगने की, राइट। देश पे कर्ज बढ़ चुका था, देश की सॉवरेन रेटिंग्स घट चुकी थी, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था, पॉवर्टी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की बात करें तो वी हैड ओनली $800 million which could sustain for a period of not more than 15 days even, you can say। तो 15 दिन से ज्यादा जो नहीं चल पाता, लास्ट नहीं कर पाता, सस्टेन नहीं कर पाता। और इंडिया में कंडीशन ये बन जाती कि हम ट्रांसपोर्ट के लिए जो है बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है ये भी नहीं कर सकते थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गवर्नमेंट का कब्जा था, बहुत सारे गवर्नमेंट के लॉस मेकिंग यूनिट्स थे, तमाम चीजें थी यहाँ पर। इन सबके मद्देनजर अगर बात करें डियर, तो ये ऐसा नहीं था कि ये पहली ऐसी सरकार भारत में थी जिसने प्राइवेटाइजेशन वगैरह के बारे में या लिबरलाइजेशन वगैरह के बारे में सोचा। लेकिन अगर शुरुआत की बात करें तो जैसे नेहरू जी का मॉडल जो था, जिसको आप नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हो, जो कि सोशलिस्ट पैटर्न से ज्यादा प्रभावित था। नो डाउट हमने 1948 में मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल यहाँ पर अपनाया, लेकिन स्टिल जो था हमारा जो इंक्लिनेशन था इकोनॉमी का, वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी की तरफ था, जिसमें गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारे अधिकार यहाँ पर होते हैं। बात आगे बढ़ती है, इंदिरा गांधी जी आती हैं, उन्होंने भी नेशनलाइजेशन वगैरह बैंक्स का किया, तो उनका भी इंक्लिनेशन वही सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी की तरफ रहा। लेकिन ये राजीव गांधी जी की सरकार जब आती है तो राजीव गांधी जी ने इसके बारे में सोचा कि देश में अगर प्रगति करनी है और हर सेक्टर को इन्वॉल्व करना है, हर तबके के लोगों को इन्वॉल्व करना है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है, तो देश में कुछ चीजें बदलनी चाहिए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे देश में हो सके, उद्योग धंधे बढ़ सके हमारे देश में, लोगों को रोजगार वगैरह मिल सके, लोगों की जीवन स्तर में सुधार हो सके। और इन सुधारों की शुरुआत तो वहां से हुई, लेकिन इसको गति जो मिली, इसको जो स्पीड मिलती है वो 1991 में मिलती है, व्हेन वी अडॉप्टेड द एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। डिफरेंट मॉडल्स के बारे में आप सुनते हो डियर, डेवलपमेंट के या ग्रोथ के, इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट के बारे में जो डिफरेंट मॉडल्स आर देयर, जिसमें एलपीजी मॉडल हमने 1991 में यहाँ पर अडॉप्ट किया, और मोर और लेस वही कंडीशन आज की डेट में आपके यहाँ देश में बनती जा रही है। तो आज इसके बारे में ही हम बात करेंगे। बहुत सारी कहानियां हैं। आपके हाथ में जो टैबलेट या मोबाइल फोन है, ये क्यों है? अगर इसके आप हिस्ट्री में जाओगे ना, इसके बैकड्रॉप में, इसके बैकग्राउंड में जाओगे, तो आपको मिलेगा कि वी अडॉप्टेड द एलपीजी पॉलिसी। मैं आपको इंटरनेट से, राइट, घर पे बैठे बैठे यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा को यूज करके मैं पढ़ा पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसी। आज की डेट में आप कोई भी काम जो है कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो भारत में। आपके पास अपनी खुद की गाड़ियां हैं, वेराइटीज है, ऑप्शंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसी। गांव में बिजली पहुंच रही है, एलपीजी पॉलिसी। तमाम तरीके के डेवलपमेंट अपने देश में आप देख रहे हो, एलपीजी पॉलिसी। सुपर मॉल्स वगैरह आप देख रहे हो, एलपीजी पॉलिसी। तो पूंजीवाद को यहाँ पर बढ़ावा दिया। और बेटा, हमारा
भारत जो है ये पहले से ही यहाँ पर पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले से भी बात करें तो हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा था। वी यूज टू एक्सपोर्ट मेनी थिंग्स। अंग्रेजों और मुगलों से भी आने की बात करें, इवन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वहां भी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। यानी जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो कंसेप्ट इंडिया में था वो पूंजीवाद के ही बेसिस पर रहा है। हमने हमेशा ट्रेड एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है देश में। और बाद में चीजें जब सप्रेस हुई हमारे ऊपर, आप कह सकते हो कि हमारे ऊपर लोगों ने राज किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने तोड़ दी, खत्म कर दी, इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। उसके बाद एक प्लान्ड वे में डेवलपमेंट की जरूरत थी जो कि नेहरू जी ने यहाँ पर उस चीज को आगे ले गए। लेकिन हमेशा हर चीज इकोनॉमी में सस्टेन नहीं करती, चलती नहीं है। कुछ चेंजेस यहाँ पर जरूरी होते हैं और उन्हीं चेंजेस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, क्यों ये उस समय जरूरी थे और इसका रिलेवेंस आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। जैसा कि बात करें न्यूज में क्यों है डियर कि वी आर सेलिब्रेटिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, 30 ईयर्स इसके हो चुके हैं। ठीक है। और यहां पर क्या है कि आज भी सिचुएशन कुछ कुछ वैसी ही बनती जा रही है। फिस्कल डेफिसिट 9.3%, राइट। इन्फ्लेशन की बात करें वो भी बहुत ज्यादा है आपके देश में। आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है लॉकडाउन इफेक्ट के नाते, क्योंकि पोस्ट कोविड जो इफेक्ट आपने देखने को मिला इकोनॉमी में, उसमें आपने देखा कि पॉवर्टी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों की इनकम कम हो गई। यहाँ भी मोर और लेस वही कंडीशन में जो 1991 में बनी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आउटराइटली ऐसा कह सकते हैं कि नहीं वही है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो वी हैव 616 बिलियन डॉलर्स यू में से, जो कि 800 मिलियन डॉलर था, वो 616 बिलियन डॉलर समथिंग आपके देश में अभी की सिचुएशन में। हो सकता है इससे ज्यादा भी बढ़ गया हो। करंट में 616 बिलियन डॉलर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो चीजें उस समय थी उससे ज्यादा वर्स कंडीशन आज की डेट में, ऐसा कहना है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और इंडिया गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में स्ट्रक्चरल बदलाव कुछ करने चाहिए ताकि हम इस इकोनॉमी को संभाल सकें। क्योंकि बेटा अगर इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और थर्ड वेव का माहौल अगर बन जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा यहाँ पर, मतलब लोग जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ जाएंगे। ठीक है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। दूसरी बेटा अगर उस समय कंडीशन की बात करें, उस समय की कंडीशन क्या थी कि हम आईएमएफ के सामने कटोरा लेके खड़े थे कि हमें भीख दे दो। हमने गोल्ड गिरवी रखा। हमने, हमारी जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था, 1.2% समथिंग का ग्रोथ रेट था। हमारी जीडीपी का साइज बहुत छोटा था। बहुत सारी चीजें अपने देश में नहीं बना पाते थे, तो वी यूज टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स मेजरली। बहुत सारी चीजों पर हम इम्पोर्ट पे डिपेंड करते थे। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बहुत घट के श्रिंक कर चुका था। केवल 14-15 दिन का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास बचा हुआ था। कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी भारत में उद्योग धंधों की। सभी तरफ जो है मतलब एक कहते हैं ना कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, पॉवर्टी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, तमाम ऐसी चीजें थी। इसी बीच में एक सरकार बनती है पीवी नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये दो जादूगर होते हैं इकोनॉमी के। ठीक है। मतलब अगर उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इनको जादूगर कहा गया। क्यों कहा गया, उसका रीजन क्या था? क्योंकि इन्होंने क्या है कि बहुत करेजियस डिसीजन लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। अपनी पार्टी लाइन की विचारधारा के विरुद्ध जाके इन्होंने भारत में वो चीजें यहां पर लागू की। नो डाउट इनके पार्टी के लोग लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट का नाम आपने सुना है, इनके खुद के पार्टी के लोग, बहुत सारे और अदर जो ऑपोजिशन है, इनका बहुत ज्यादा विरोध किया। लेकिन उसके बावजूद भी चीजों को इन्होंने अपने करेज पर, यहाँ पर अपनी हिम्मत के साथ उसको जनता के सामने रखा और उसको इम्प्लीमेंट भी किया बाकायदे। जिसके नाते आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें भारत में परिवर्तित हुई। आज की डेट में बात कर ले, एक वो दिन था जब हम आईएमएफ के सामने कटोरा लेके खड़े थे, और आज का दिन है कि आईएमएफ के बड़े डोनर्स में से एक भारत है। तो ये सारा डेवलपमेंट की जो यात्रा है ये इस पॉलिसी की बदौलत हमने आज की डेट में तय की है। तो चलिए बात करते हैं आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। बेटा बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर बता और समझा पाऊंगा। काइंडली लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको चीजें, जो नई पुरानी चीजें हैं वो एक बार रिवाइज भी हो जाएंगी, जो कि एग्जामिनेशन में या मेंस की बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, राइट। अनअकैडमी की बात करें बेटा, डिफरेंट टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जिसमें अगर कॉम्बो ऑफर की बात करें तो कॉम्बो ऑफर में जीएस प्लस और जीएस आइकोनिक के साथ अगर आप ऑप्शनल ऑप्ट करते हो कॉम्बो में,
तो आपको 25% डिस्काउंट प्लस 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है इफ यू यूज माई कोड अभिनव 001 या अभिनव 10। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अलॉन्ग विद दिस अगर प्लस जीएस ऑप्शनल की बात करो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। रेस्ट आपको इसके साथ 45,000 रुपए के जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है अनअकैडमी के द्वारा। नेक्स्ट बात करें तो 6-in-1 ऑफर है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अनअकैडमी यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको एक जगह लाकर दे रहा है, जिसमें आपको अपडेटेड किताब 10,000 रुपए की मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर आपको यहाँ पर मिल रहा है। लोन फैसिलिटी आपको मिल रही है, 2 इयर्स का एश्योर्ड, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो ना कि सीएससी एश्योर सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, जिसमें कि अगर आप मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते हो तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है विद इन दैट फीस उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। मेंटरशिप डेज चल रहे हैं, 2 मंथ्स का आपको यहाँ पर एक कोर्स लाया गया है जो 2021 के जो भी बच्चे एस्पिरेंट हैं, जो भी बच्चे हैं जो कि 10th ऑफ अक्टूबर को एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए कोर्स है। यहाँ पर आप अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हो और ज्यादा शार्प कर सकते हो। 15,000 रुपए का कोर्स आप अगर मेरा कोड अप्लाई करते हो तो आपको 13,500 रुपए में ये पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। हमेशा मैंने कहा है कि कॉम्बो ऑफर इज ऑलवेज गुड। एंड प्लस एंड आइकॉनिक की बात करें तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं, आपके अकॉर्डिंग चीजों को यहाँ पर डिजाइन किया जाता है। आपको पर्सनल फीडबैक मिलते हैं, पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्टडी आपकी प्लानर मिलता है, आपको तमाम तरीके के लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस हो सकती है, स्टडी मटेरियल है, अपडेटेड चीजें हैं, टॉप एजुकेटर से आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। रेस्ट ईयर अगर बात करें प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज की तो फीस बहुत ही कम हो चुकी है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की बात करो तो ईएमआई ऑप्शनल ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल हियर। यू ऑल नीड टू अप्लाई माय कोड टू गेट द 10% डिस्काउंट एंड आई विल गेट द लव एंड सपोर्ट ऑफ यू ऑल गाइस, राइट। यूपीएससी कॉम्बैट जो है इसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ डियर कि आप इसको एक बार दो। संडे है आज, ठीक है, और आज 11 बजे से ये स्टार्ट यहाँ पर होने जा रहा है, तो आप इसको जरूर से ये टेस्ट दीजिए। यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात अगर आप छोड़ भी दो तो आपके सेल्फ इवेल्युएशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। रेस्ट 1 सितंबर से हमारी आप कह सकते हो करंट अफेयर बैचेस यहाँ पर, जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर आपको कवर किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल में लॉन्च हो रही है। प्लस 1 साल और 2 साल की बैचेस है इंग्लिश और बाइलिंगुअल में। अनअकैडमी चुनौती पाथफाइंडर वर्ल्ड अफेयर्स, यू ऑल नीड टू अप्लाई माइकू टू गेट इट अनलॉक ऑल द थिंग्स। और यहाँ पर आप इस टेस्ट को दे सकते हो विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू ऑल गाइस, सो दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, राइट। रेस्ट अगर स्पेशल क्लास की बात करें तो डेली एमसीक्यू सीरीज ईयर में यहाँ पर फॉलो करवा रहा हूँ आपको रात में 10 बजे। अगर आप यूपीएससी प्री देने जा रहे हो 2021 का तो आप यहाँ पर आ सकते हो मेरी स्पेशल क्लास में, जो कि रात में 10 बजे डेली एमसीक्यू सीरीज होती है। उसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अभी मनी एंड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट या टॉपिक चल रहा है, इवन कहूँ तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, तो आप वहां पर आके क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बातें करते हैं। तो 1991 की क्राइसिस और रिफॉर्म्स के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कि यहाँ पर था क्या। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की अगर बात करें तो उसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स भी थे। क्यों ऐसा हुआ था कि हमारा फॉरेन जो है वो ड्रेन कर गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वहां पर ड्रेन कर गया था। फिजिकल डेफिसिट हमारे पास बहुत था, 8.4% नियर अबाउट है। अभी आपकी कंडीशन की बात करें तो 9.4% यू आर हैविंग नाउ। गल्फ वॉर उस समय चल रही थी 1991 में। अगर बात करें तो यहाँ पर इराक ने कुवैत पर इन्वेजन कर दिया था, तेल के दाम बाहर बढ़ रहे थे, इस नाते हमारा जो इंपोर्ट की कॉस्ट है क्रूड ऑयल की वो बहुत ज्यादा हो गई थी। गल्फ वॉर के नाते ऑयल प्राइसेस यहाँ पर बढ़ गए थे, ठीक है। राइज इन प्राइसेस की बात करें तो जो इन्फ्लेशन था वो 16.7% यहाँ पर पहुंच चुका था, ठीक है, ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई। क्योंकि यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट होता था गवर्नमेंट उसके लिए डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर रही थी, जिसकी बात आज की डेट में आपके देश में की जा रही है कि इंडिया शुड अडॉप्ट डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या होता है कि आरबीआई से रुपए छपवा कर गवर्नमेंट अपने खर्चों को पूरा कर लेती है, तो इसके नाते लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है कि आने वाले समय में महंगाई को बढ़ाता है। और उस समय आप देख सकते हो महंगाई आपके देश में कितनी थी, इट वॉज अबाउट 16.7% अप्रोक्स, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में इमीडिएट मेजर्स क्या निकाले गए, मतलब तत्कालिक निर्णय क्या लिए गए। सबसे पहली बात कि हमारे सामने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी उसको कम करने के लिए यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना था, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है उतना ज्यादा फॉरेन करेंसी आपके देश में आती है। और एक्सपोर्ट तभी होगा जब आपका जो रुपया है वो कमजोर होगा, डॉलर मजबूत होगा। तो रुपए को जानबूझकर जब सरकार उसके रेट को कम करती है या उसके रेट को यूं कह सकते हो रिड्यूस करती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन। तो इंडिया ने 2 बार डिवैल्यूएशन किया इन 1991। 1 जुलाई को 9% से कम किया
और जस्ट 3 जुलाई को 2 दिन बाद जो है फिर जो है 11% से रुपए के भाव को यहां पर कम किया गया टू रेज द लेवल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ योर कंट्री। तो यहां पर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने 2 बार अवमूल्यन, ठीक है, एक वर्ड यूज होता है अवमूल्यन, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश की बात करें तो डीवैल्यूएशन कहते हैं। जब मार्केट की वजह से खुद ब खुद ये चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो भी है फॉरेन करेंसी की, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रुपया कमजोर हो रहा है तो वहां पर जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है डेप्रिसिएशन। बट व्हेन इट इज डन इंटेंशनली बाय द गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यू मे से, तो यहां पर जो वर्ड यूज होता है उसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। तो 2 बार आपने डीवैल्यूएशन किया, साथ ही साथ आपने यहां पर गोल्ड जो है वो गिरवी रखकर फॉरेन करेंसी बाहर से ले आए। जैसे बात करें इंडिया गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक आरबीआई की बात कर रहे हैं, इंडिया से 4 से 18 जुलाई के बीच में सोना गिरवी रखा बैंक ऑफ इंग्लैंड में और वहां से $400 मिलियन वहां से लेकर आए। उसके पहले आपके यहाँ 16 मई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 20 टन सोना जो है स्विट्जरलैंड की बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में यहां पर रखा था और $200 मिलियन भारत में लेकर आए थे, क्योंकि वी वर हैविंग एट दैट टाइम वी वर हैविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन आवर कंट्री। ठीक है, आईएमएफ के सामने $2 बिलियन का हम यहां पर लोन ले ही चुके थे, लेकिन स्टिल वी वर इन द क्राइसिस। तो यहां पर क्या था कि एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। इमीडिएट मेजर में क्या था कि डिवैल्यूएशन किया और हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके आए, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी की अब आवश्यकता थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा था कि अपने देश का सिस्टम ऐसा है कि अगर आज तो हम इसको संभाल ले रहे हैं, लेकिन कल को फिर यही प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, क्योंकि हर साल यही कंडीशन हमारे सामने आनी थी। और उस समय एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया कि वी अडॉप्टेड द एलपीजी पॉलिसी, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहां पर कहा जाता है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हम बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपने अडॉप्ट किया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको हमने पहली जनरेशन का रिफॉर्म का, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप कह सकते हो। यहीं से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत होती है भारत में, उसको पहली जनरेशन का रिफॉर्म्स यहां पर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या था कि ये गवर्नमेंट अपने पार्टी लाइन, अपनी विचारधारा या देश में बहुत सारे लोगों के खिलाफ जाके ये निर्णय यहां पर लिया था। इवन गवर्नमेंट का जो बजट आया था, ठीक है, जुलाई में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट प्रस्तुत किया था, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जो प्रस्तुत किया था, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने सेक्रेट रखी थी, अपने पार्टी से भी डिस्कशन नहीं किया था, और इट वाज अ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर अदर्स, इवन द पार्टी मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। ठीक है, जो कांग्रेस के लीडर्स वहां सदन में बैठे थे, उनके लिए भी काफी शॉकिंग था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं बिना हमसे बात किए, बिना हमसे हमें कॉन्फिडेंस मिली है। लेकिन वो जो निर्णय थे, नो डाउट दवाई हमेशा कड़वी कड़वी होती है, और कड़वी दवाई देने के नाते आज की डेट में आप ये डेवलपमेंट अपने देश में देख पा रहे हो। तो इसमें जो भी बैंकिंग सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें, एफडीआई वगैरह की बात करें, इवन प्राइवेट सेक्टर की बात कर लो, तो इन सबके लिए कुछ ना कुछ किया गया था। और नॉर्मली जो थीम था, जो फोकस था, वो क्या था? लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का। होप सो बेटा आपको इतनी बातें यहां पर मैं समझा पाया हूं। तो आपके यहाँ पहले बहुत सारे एक्ट हुआ करते थे, जिन एक्ट्स में बदलाव किए गए ताकि चीजें इंडिया में जो है वो एक तरीके से लिबरल हो सके। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ एमआरटीपी एक्ट 1969 हुआ करता था, जो कि बिजनेस करने से रोकता था, प्राइवेट सेक्टर में जो छोटे छोटे लोग हैं इनको बिजनेस करने से रोकता था। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसमें काफी सारे ऐसे कानून थे जो कि बिजनेस ही करने नहीं देते थे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की बात करें 1973, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में बना दिया गया। इसमें काफी सारे परिवर्तन किए गए, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपए वगैरह की बात की गई। पहले इजिली जो है रुपया डॉलर में या डॉलर रुपए में कन्वर्ट नहीं हो पाता था। हमारे यहाँ जो एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ करता था वो भी जो था वो फिक्स्ड रिजीम था। हमने फिक्स्ड रिजीम को हटाया, हमने फ्लेक्सिबल रिजीम को अपनाया। तो तमाम ऐसी चीजें जो बेसिक में आप पढ़ते हो, आप एनसीईआरटी में भी इनके बारे में पढ़ते हो। बेसिकली मेरा डिस्कशन इन पर नहीं है, मेरा डिस्कशन है कि उस समय क्या सिचुएशन थी, आज क्या सिचुएशन है और आज की डेट में हम कर क्या सकते हैं। तो हमारा जो मेन आज का डिस्कशन का मोटिव है, मुद्दा है, वो यही। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, लाइसेंस राज था, परमिशन राज था, लाइसेंस राज या कह लें, आपको हर एक्टिविटी के लिए यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, प्रोडक्शन कोटा लिमिट हुआ करती थी कि अगर टाटा कंपनी गाड़ियां बना रही है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टाटा कंपनी गाड़ियां बना रही है तो कितनी गाड़ियां बनाएगी, किन के लिए बनाएगी, कहां पर बनाएगी, किन से बनवाएगी, ये सारा कुछ was in the control, was in the hands of government. Government used to determine all these things. क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा और कितने में बेचा जाएगा, ये सब कुछ गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करती थी। यानी प्राइस,
यानी क्वांटिटी, सब कुछ यहाँ पर डिसाइड करती थी सरकार। इसी नाते इस पॉलिसी की बहुत ज्यादा जरूरत भारत में पड़ी। ठीक है, नेचर एंड स्कोप की अगर डियर बात करें यहाँ पर, तो 1991 में वी अडॉप्टेड दिस एलपीजी मॉडल। और एलपीजी मॉडल में तीन बेसिक चीजें थी, इसकी आत्मा थे आप कह सकते हो। लिबरलाइजिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी जो भी आपके यहाँ लाइसेंस या परमिट वगैरह की जरूरत पड़ती थी, इंस्पेक्टर राज जो था, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी कि हम टैरिफ वगैरह जो है ज्यादा वसूल करते थे इंपोर्ट्स वगैरह पे, राइट। तो यहाँ पर क्या था, इंपोर्ट तो करते थे और उस पर टैरिफ भी बहुत सारा सरकार लगाती थी, तमाम चीजें थी, तो उनको यहाँ पर रिड्यूस किया गया, यानी लिबरलाइज किया गया, ताकि ट्रेड यहाँ पर आराम से हो सके, चीजों को लिबरल किया जाए, लाइसेंसिंग को हटाया जाए, बहुत सारे सेक्टर में अलाउ किया जाए लोगों को कि वो बिजनेस कर सके। दूसरा क्या था, बिगिनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बहुत सारे जो भी काम थे भारत में, अगर आप बात करें, नियर अबाउट मोर देन 80% जो काम थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में थे, भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर कंट्रोल में थे। तो यहाँ पर 1991 में पहली बार हमने भारत में डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अलाउ किया। बेटा डिसइन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, आपने पता है, एक तो टोकन डिसइन्वेस्टमेंट होता है, एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर टोकन डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जिसको सांकेतिक विनिवेश कहते हो, जिसमें लेस देन 51% जो भी शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर बेचती है, जिससे पावर और कंट्रोल नहीं ट्रांसफर होता है, बट हाँ, प्राइवेट सेक्टर जो है गवर्नमेंट के साथ काम कर सकता है, गवर्नमेंट के सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई। और गवर्नमेंट को फायदा क्या होता है कि उसके पास फंड आते हैं जिसका इस्तेमाल वो कहीं और प्रोडक्टिव सेक्टर में यहाँ पर कर सकती है, यानी जहां उसका पैसा ऐसा फंसा हुआ है, जहां से उसको निकालना है, जो कि अनप्रोडक्टिव सेक्टर अब गवर्नमेंट के लिए हो चुका है या अन प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं है, वहां से निकालकर दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर में धन को आवंटित किया जाता है, जिसको कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गैर जरूरी काम से निकालकर जरूरी कामों में पैसे को लगाना, आप यूं कह सकते हो। दूसरा क्या था, ग्लोबलाइजेशन। आज की डेट में हम सब अपने आप को ग्लोबलाइज बना रहे हैं। वी अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, वी मेक टिकटॉक वीडियोस, वी पोस्ट एवरीथिंग ओवर फेसबुक। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक आवर सेल्फ ग्लोबलाइज्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप सिंपल इकोनॉमी में अगर बात करें, तो अगर कैपिटल और लेबर दो चीजें प्रायोरिटी होती है, जैसे कैपिटल की बात करें, एफडीआई एफपीआई वगैरह की आप बात करते हो, या जो भी फंड वगैरह बाहर से आते हैं उनकी बात कर लो, और लेबर्स की बात करो, तो अगर ये मूवमेंट फ्रीली हो सके दुनिया में, कहीं भी आदमी जाके काम कर सके, या कहीं से भी धन वगैरह आ सके आपके देश में, या आप कहीं भी और जगह निवेश कर सको पूंजी का, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। या यूं कहें कि ग्लोबली जो है अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से अटैच करना, अपनी इकोनॉमी को खोलना, यानी ओपन बनाना। दो तरीके की इकोनॉमी होती है, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को खोलना यानी ओपन इकोनॉमी बनाना इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन हियर मींस। नेक्स्ट बात करें बेटा, तो एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे लिबरलाइजेशन की बात करें, तो लिबरलाइजेशन में बेटा चार पॉइंट्स आते हैं। पहला क्या आता है, डी लाइसेंसिंग। ठीक है, डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारे क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी, जिसमें लाइसेंस राज का एक सिस्टम हुआ करता था, इसके नाते करप्शन बहुत ज्यादा होता था। लाइसेंस लेने के लिए लोग अनाप शनाप पैसे वसूली होती थी, भारत में करप्शन बहुत ज्यादा था, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती थी, प्राइस हाइक बहुत ज्यादा होता था, जो लोकल लेवल पर जो प्राइस हाइक की जाती थी। तो लाइसेंस सिस्टम को यहाँ पर हटाया गया ताकि लोग यहाँ पर फ्रीली काम कर सके, उनको ये मौका मिल सके कि वो मार्केट में आए, ढंग से काम करें, मार्केट में कंपटीशन का माहौल बने और अच्छी क्वालिटी का सामान कंज्यूमर को मिल सके। तो डी लाइसेंसिंग की पॉलिसी एक यहाँ पर अपनाई गई, लेकिन हाँ, इसके साथ कुछ क्षेत्र जो हैं अभी भी लाइसेंस के दायरे में रखे गए, जिसमें अगर बात करें माइनिंग्स की बात कर ले, डिफेंस या एक्सप्लोसिव्स की बात कर ले, एम्यूनेशन की बात कर ले, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एक्सप्लोसिव, डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर ले, माइनिंग की बात कर ले, ड्रग और फार्मास्यूटिकल की बात कर ले, टोबैको या अल्कोहल प्रोडक्ट्स की बात कर ले, हैजार्डस केमिकल की बात कर ले। इन क्षेत्रों में अभी भी लाइसेंस की आवश्यकता थी अगर आपने बिजनेस करना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जिनको सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पर खोल दिया। दूसरी अगर बात करें, डी रिजर्वेशन की बात होती है। डी रिजर्वेशन में क्या था कि मेनी इंडस्ट्रीज वो रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट ओनली, लेकिन उन इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को हमने बढ़ाया, वहां पर चीजों को लिबरलाइज किया और वहां पर प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया, सो दे कुड कम एंड स्टार्ट देयर बिजनेस। राइट, इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देश में जनरेट होगी, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। राइट, इससे लोगों की गरीबी दूर होगी, लोगों की इनकम यहाँ पर बढ़ेगी, लोगों का निवेश यहाँ पर बढ़ेगा।
और तमाम तरीके की डेवलपमेंट आपकी जीडीपी के वे में देखा जाए, पॉवर्टी रिडक्शन के वे में देखा जाए, या अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन के वे में देखा जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल के वे में देखा जाए, तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर खोल दिए गए थे यहाँ पर बाकी लोगों के लिए। एटॉमिक की बात करें, एनर्जी, स्पेस, रेलवे, रेयर मिनरल्स की बात करें, तो ये कुछ ऐसा सेक्टर थे जहां पर अभी भी सरकार ने अपना आधिपत्य जमा कर रखा हुआ था। ठीक है, डीरेगुलेशन की बात करें, पहले प्राइस तय करती थी सरकार, कितना बनाओगे तय करती थी सरकार, किसको बेचोगे तय करती थी सरकार। तो डीरेगुलेशन का क्लॉज भी यहाँ पर लाया गया था। डीरेगुलेशन करके यहाँ पर हमने जो है सरकारी नियंत्रण को बहुत सारी चीजों पर से हमने यहाँ पर हटाने की कोशिश की। फिर डी कंट्रोल की अगर बात करें, डी कंट्रोल में क्या था कि वही सेम चीजें हैं, प्राइस कंट्रोल है। जैसे इसके पहले हमने बात की, देखो डीरेगुलेशन में क्या है कि यहाँ पर जो भी एक्सचेंज रेट रेगुलेट हो रहा था, जो भी आपका ये आप कहते हैं ना रेपो रेट वगैरह, तमाम चीजें जो भी ये पॉलिसी रेट्स होते थे, या इस तरीके के जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह उस समय थे, उन सबको यहाँ पर सरकार अपने नियंत्रण में रखती थी। लेकिन यहाँ पर उसको डीरेगुलेट किया गया, सरकार के नियंत्रण से उनको बाहर रखा गया, ताकि इकोनॉमी में मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के अकॉर्डिंग चीजें हो सके। डी कंट्रोल की बात करें तो प्राइस वगैरह का जो कंट्रोल, फिक्सेशन का जो कंट्रोल जो सरकार का था, इसको यहाँ पर हटाया गया और मार्केट फोर्सेस पर छोड़ा गया कि किसी भी चीज का दाम जो है डिमांड और सप्लाई यहाँ पर तय करेंगे। राइट, लेकिन जैसे बात करें, कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर जो एसेंशियल है देश के लिए और जहां पर सरकार के इंटरवेंशन की जरूरत है, उनको सरकार के लिए यहाँ पर रिजर्व करके रखा गया। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सर्टेन फूड ग्रेन्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने फूड ग्रेन्स पे सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है और किन पर जो है फेयर रिमोनरेशन रेट देती है, एफआरपी, फेयर रिमोनरेटिव प्राइस, एफआरपी देती है। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएंगे। ठीक है, तो जैसे गैस है, केरोसिन है, फर्टिलाइजर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इनके दाम तो सरकार यहाँ पर तय करी थी। लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स की अगर बात करें तो ये मार्केट डिमांड पर जो है यहाँ पर छोड़ दिया गया था। मार्केट डिमांड और सप्लाई पर इसका दाम तय करने को हमने छोड़ दिया। ये बहुत ही एपिक पिक है, आप लेजेंडरी पिक कह सकते हो, जिसमें जस्ट ये बजट वाली पिक है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है और पीवी नरसिम्हा राव जी जो है, जो कि मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस एलपीजी रिफॉर्म थे, उनकी है। और इन लोगों की देन है कि यहाँ तक हम आज की डेट में डेवलपमेंट को लेके पहुंच चुके हैं। दूसरा हमारा मेन पिलर है प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि डियर, बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी और दूसरा होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैं थोड़ा सा बेसिक में आपको लेके जा रहा हूँ। बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या अंतर होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, अगर आपका बिजनेस फेल कर जाए तो बिजनेस की असेट ही बेचकर केवल लोगों का पैसा वापस किया जाएगा जिन लोगों को पैसा लेना है बिजनेस से। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, अगर बिजनेस फेल हो जाएगा तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर दिया जाता है लोगों का पैसा वापस करने के लिए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि बिजनेस की जो असेट्स है या बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है केवल उस तक ही क्लेम होगा, लेकिन अगर जो भी पार्टनर्स है या जो भी ओनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया तो वो क्या हो जाता है, अनलिमिटेड स्कोप हो जाता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है वहां पर। तो यहाँ पर देश में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की गई डिसइन्वेस्टमेंट से। कई क्षेत्रों में सरकार ने अपने शेयर्स जो भी थे उनको बेचा। दो तरीके की डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हो, अगर लेस देन 51% है तो उसको केवल हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, लेकिन अगर मोर देन 51% होता है तो एक तरीके से वहां पर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है या जो मैनेजमेंट की अथॉरिटी है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाती है, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन भी कहते हो, या दूसरे शब्दों में डी नेशनलाइजेशन या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हो। दो तरीके के डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं। लेस देन 51% है तो इसको हम टोकन कहते हैं, वी कॉल इट टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, एंड व्हेन इट इज मोर देन 51% इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक। डी नेशनलाइजेशन या स्ट्रेटेजिक सेल भी आप इसको कहते हो, जहां पर 51% ज्यादा, या यू के 100%, जैसे एयर इंडिया की बात कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत इसको 100% शेयर्स बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप ही पूरी पूरी हो जाती है, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट सब उसके हाथों में आ जाता है। देश के लिए अब देखा जाता है कि कौन सा चीज स्ट्रेटेजिक वे में करना चाहिए या कौन सा चीज जो है वो टोकन डिसइन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द रैशनल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके लिए कमिटीज वगैरह बनाई जाती हैं और वो इसको डिसाइड करती हैं। ठीक है, आगे बातें करते हैं। ग्लोबलाइजेशन की बात करें सर, ग्लोबलाइजेशन में मैंने कहा था कि जब भी
अपनी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से आप जोड़ते हो, द टर्म इज यूज्ड ग्लोबलाइजेशन। और जोड़ेंगे कैसे? इन्वेस्टमेंट वगैरह जा सके, लेबर वगैरह जा सके, कैपिटल वगैरह आ जा सके, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इस चीज को हम यहाँ पर बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना। और इसी नाते अगर एक इकोनॉमी में पॉजिटिव होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पॉजिटिव असर पड़ता है, और एक इकोनॉमी में नेगेटिव होता है तो पूरी दुनिया पर नेगेटिव असर पड़ता है, बिकॉज वी ऑल आर ग्लोबलाइज्ड। हम ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं। अफगानिस्तान में वॉर हो रही है, लेकिन इसका इंपैक्ट आपको इंडियन इकोनॉमी पे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, बिकॉज वी आर ग्लोबलाइज्ड। हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पर है 23,000 27,000 समथिंग करोड़ का। तो वो क्या है? वी आर ग्लोबलाइज्ड। हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पर गया, हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पर फंसा हुआ है। हम सेंट्रल एशिया में घुसने का सपना देख रहे थे अफगानिस्तान के रास्ते, रेल लाइंस बिछा रहे थे, प्रोजेक्ट्स चला रहे थे, आने वाले समय में और डेवलपमेंट करते, लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुकी है। तो तमाम चीजें ऐसी होती हैं हमारे आपकी लाइफ में या देश दुनिया में, जियो पॉलिटिक्स में होती हैं, जिससे का इम्पैक्ट आपको अपने देश पे देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है? ग्लोबलाइजेशन। डिफरेंट एमएनसीज आपके यहाँ के काम करती हैं, मैकडी आपके यहाँ काम कर रही है, सैमसंग कंपनी आपके यहाँ के काम कर रही है, डिफरेंट फॉरेन बैंक्स आपके यहाँ के काम कर रही हैं। तो सिंपल सी बात है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेनिफिट्स क्या हुए एलपीजी रिफॉर्म के? देखो डियर, जीडीपी ग्रोथ रेट जो 1.1% की थी, बाद में हम जब हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट की तो 6% तक इंप्रूव की। अगर आप एफडीआई की बात करो तो 2000 से 2021, मतलब पिछले 21 साल में आज की डेट में 529.63 बिलियन डॉलर्स तक एफडीआई आप रीच कर चुके हो, जो उस समय बहुत कम था। इंडिया पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये भी हर साल आप देखो इंप्रूवमेंट है इसमें, प्रति व्यक्ति आय आपके देश में बढ़ती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी आप कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, नई फैक्ट्रियां, नई कंपनियां, एमएसएमई सेक्टर वगैरह में देखा जाए तो नए लोगों को रोजगार देने की क्षमता है इनके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो लोगों को इनकम बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो उनका पर कैपिटा इनकम देश का क्या होगा? बढ़ जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें जो कि केवल 14-15 दिन का उस समय था, वो 616.89 बिलियन डॉलर्स तक आज की डेट तक आपका पहुंच चुका है, राइट? क्योंकि आपका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा, उस समय एक्सपोर्ट बहुत कम था। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो लोगों की लाइफ है, लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले गाड़ियों की बात कर लें, अपने घर की बात कर लें, या तमाम ऐसी चीजें थी, अपने बिजनेस की बात कर लें, ये लोगों के दिमाग से ही बाहर था कि ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। रेयर बहुत होता था, या नॉर्मल लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए चीजें नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में ये सारी लिविंग स्टैंडर्ड आप देखो कितना भारत का बड़ा है, कि अब ये चीजें कॉमन हो चली हैं। पहले मोहल्ले या गांव में गाड़ियां होती थी, आज की डेट में हर घर में गाड़ियां, हर घर में सुविधाएं, हर घर में बैंक अकाउंट होगा, इंश्योरेंस होगा, पेंशन आती होगी, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। तो तमाम तरीके की चीजें, हर बंदा निवेश के बारे में सोच रहा है, हर बंदा अपने जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके घर की इकोनॉमिक कंडीशन, उसमें सुधार के बारे में सोच रहा है, इनकम को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है। तो ये सब किसकी देन है? एलपीजी पॉलिसी की, जिसने हमारे जीवन में काफी बदलाव किया। आईटी और बीपीओ सेक्टर की बात करें तो ये लाइमलाइट में ही तभी है, या जब बूम किए तो वही पीरियड था, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें जुलाई 2021 तक की अगर बात करें, 35.2 बिलियन डॉलर्स का आपने एक्सपोर्ट यहां पर किया है। जुलाई 2021 में बात कर रहा हूं, सिर्फ एक महीने की बात है यहाँ पर, ये अगस्त चल रहा है, और पिछले महीने की अगर बात करें तो 35.2 बिलियन डॉलर्स का आपने सिर्फ एक्सपोर्ट किया है। और इसी नाते आपका फॉरेक्स रिजर्व आप देख सकते हो 616.89 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर हो चुका है। तो सिंपल सी बात है, काफी सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिले हैं। और ये रिफॉर्म्स जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव, पॉलिटिकल आर्किटेक्ट आप कह सकते हो, इसके पीछे जो दिमाग था वो था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो इनको इंटेलेक्चुअल या इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करें तो इनका ही देन थी। और इसमें एएन वर्मा जी भी थे, जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में इसका बहुत योगदान दिया। और इन तीनों की तिकड़ी ने जो है इस चीज को, इस करिश्मे को करके दिखाया आपके देश में। और इस रिफॉर्म को काफी ज्यादा बाद में चल के सराहना मिली। और 1991 से 2011 के बीच में अगर देखो तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तगड़ी हुई। ये वो पीरियड था जब इंडिया की इकोनॉमी एक टाइम डबल डिजिट में पहुंचने जा रही थी, ठीक है। पावर्टी की बात करें जो कि अभी बढ़ रही है, 2000 से 2015 के बीच में पावर्टी का परसेंटेज भी बहुत देश में कम हुआ, लोगों को इनकम मिली है, लोगों को नौकरियां मिली हैं, और इसी पॉलिसी के नाते ऐसा हो सका है। अब तो तमाम चीजें हम कोशिशें कर रहे हैं कि और हमारी इकोनॉमी बूम करे, लेकिन ये शुरुआत जो हुई वो 1991 में हुई। तो फाउंडेशन स्टोन वाज लेड एट दैट टाइम।
डिमेरिट्स की बात करें डियर, कुछ डिमेरिट्स भी हमको देखने को मिले, ऐसा नहीं कि बस पॉजिटिव ही है, इसके नाते जो डिमेरिट्स हैं इन जनरल जो किताबों में लिखे रहते हैं, थोड़ा सा उससे हटके भी हम बात करेंगे कि इसके डिमेरिट्स हमारी जो लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी भी यहाँ पर हम बात करते हैं। जैसे जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर है, देखो एग्रीकल्चर का शेयर उन देशों में कम होता है जहां पर देश में डेवलपमेंट शुरू हो गया, डेवलपमेंट इन द सेंस कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, तो उन देशों में आप देखो कि लोग स्विच करना शुरू कर देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन घटता है। लेकिन भारत में बात करें, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटा है, लेकिन स्टिल मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर क्या है कि 29% से 17% आपका एग्रीकल्चर यहाँ पर इवन लेस हो चुका है इस टाइम की अगर बात करें। और इससे क्या है कि आपके यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, लोग ज्यादा निर्भर करते हैं, प्रोडक्शन कम है, योगदान कम है जीडीपी में, यानी सिंपल सी बात निकल कर आती, लॉजिक क्या है कि प्रोडक्शन कम है तो इनकम भी कम होगी, इनकम कम होगी तो किसान या किसान पे डिपेंडेंट जो लोग हैं वो प्रेशर में आएंगे, किसान आत्महत्या ही करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे में देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा पिछड़ा और बहुत पिछड़ गया अभी फिलहाल अगर बात करें। तो ऐसे में क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को भी यहाँ पर सपोर्ट कर सके। सिंस क्या है कि हर सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड करता है। दूसरी बात करें, एमएनसीज ने लोकल बिजनेस को खत्म किया है। बाहर की जो एमएनसीज आई आज की डेट में, जो सुपरमार्केट वगैरह आप देख रहे हो अपने इर्द गिर्द, हर बंदा जो है वो एसी वाले इन्वायरमेंट में जाना पसंद करता है, गाड़ी से जाना चाहता है, महीने भर का सामान एक बार में लाना चाहता है। छोटे छोटे जो वेंडर्स हुआ करते थे पहले, जो ग्रोसरी शॉप्स या परचून की दुकान जिन्हें आप कहते थे, आज की डेट में उनका एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आ गया। बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे बिजनेसेस आपको अगल बगल अपने देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बंदा जो है सब्जी से लेकर दवाइयों से लेकर हर चीज वो बड़े बड़े एमएनसीज या ऑनलाइन वगैरह शॉप करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो एमएनसीज ने जो है वो कहीं ना कहीं लोकल जो बिजनेस है उनको बहुत ज्यादा हैम्पर किया। आज की डेट में हम नारा दे रहे हैं वोकल फॉर लोकल, वो क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू प्रमोट आवर इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स, वी वांट टू प्रमोट आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, वी वांट टू प्रमोट आवर डोमेस्टिक, इवन यू कैन से रिटेलर्स, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन सुधर सके। यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमरिज्म को हमने बढ़ावा दिया है। आज की डेट में आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाओ और बेटा आपको सिर्फ एक नॉर्मल बिस्किट चाहिए, नॉर्मल बिस्किट चाहिए, लेकिन आपको कम से कम 500 वेराइटी यहाँ पर मिल जाएगी बिस्किट्स की। आपका काम तो एक या दो से भी चल सकता है ना, लेकिन हियर यू आर गेटिंग द मोर देन 500 वेरिएंट्स ऑफ बिस्किट्स। कोई चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, वेनिला फ्लेवर है, कोई शुगर फ्री है, कोई विद शुगर है, कोई पता नहीं क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये कंज्यूमरिज्म ही तो दिखा रहा है। हर चीज की एक डिमांड क्रिएट की जा रही है मार्केट में, आपके दिमाग में एक डिमांड क्रिएट की जा रही है ना। आप देखो कि अब जो है इंसान, हर घर में आपको सैनिटाइजर मिलेगा, नो डाउट की नीड है हमारी, सैनिटाइजर मिलेगा, मास्क मिलेगा आपको, हर घर में आपको ये प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग क्या है कि मैक्सिमम टाइम पे हमने तो गांव का ही पानी पिया हुआ है, राइट, वो कुएं में से निकलता था, या जो हमारे यहाँ बोरिंग हुआ करती थी उसका ही पानी हम डायरेक्ट पीते थे मिनरल्स के साथ। लेकिन आज की डेट में हर घर में आपको आरओ मिलेगा। दिल्ली वगैरह आप चले जाओ, वहां पर एक अलग तरीके की डिमांड, वहां पर एयर प्यूरिफायर अब लगवा रहे हैं लोग, एसी लगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमरिज्म यहाँ पर दिखाया गया है। और बेटा आज की डेट में हम बड़ा उनको मानते हैं जिनके अंदर कंज्यूमरिज्म ज्यादा है, जो उपभोग ज्यादा करते हैं, जो कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। वी कंसिडर दैट पर्सन रिच हु कंज्यूम्स मोर। कि सामने वाले के पास एक नहीं चार गाड़ियां हो, एक नहीं चार मकान हो, सामने वाले जो है कोई भी चीज बस थोड़ा सा यूज करके फेंक दे रहा है, तो वो अमीर है हमारी नजरों में। ये क्या है बेटा? कंज्यूमरिज्म है। नो डाउट आपके पास पैसा, आप खर्च करो, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन भी कर रहा है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। देखो आप प्लास्टिक वगैरह का ज्यादा यूज हो रहा है, चीजों का यूज हो रहा है, ई वेस्टेज वगैरह आपके देश में बढ़ रहा है। तो तमाम तरीके की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। रेस्ट अगर बात करें कि जो कैपिटलिज्म है इसने कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को भी बढ़ावा दिया। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करें तो अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो पूंजीपति होते हैं वो इनकम जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वही पैसे बनाते हैं।
जिनके पास नहीं है, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो उनके लिए काम करो बीइंग अ लेबर, ठीक है, या फिर जो है अपनी जिंदगी अब गरीबी में गुजारो। दो ही आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो ये भी देखने को मिला कि अमीर बहुत अमीर हो गया, गरीब बहुत गरीब हो गया। नो डाउट यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर गवर्नमेंट हमारी रैशनल है, गवर्नमेंट जो है आपके यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, गवर्नमेंट जो है वहां से रिसोर्सेज लेकर, जो उनके पास सरप्लस रिसोर्सेज है वो लेकर गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वगैरह प्रॉपर है, तो ये सारी चीजें दूर हो सकती हैं। लेकिन ये डिमेरिट है एक तरीके से आप एलपीजी का कह सकते हो, ठीक है। वेस्टर्न मोनोकल्चर आपके यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा है, जो पाश्चात्य सभ्यता को आप ब्लाइंडली फॉलो करने लगे हो, वो भी एक चिंता का विषय है। भारत अपनी संस्कृति अपने कल्चर को यहाँ पर भूलता जा रहा है। एक नए भारत में हम जा रहे हैं, जहां पर हमारा आप देख सकते हो कि दिन भर का, आप एक कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूं, दिन भर का हमारा 80 से 90% जो टाइम होता है वो हमारा इंटरनेट मीडिया और ये फेसबुक एंड ऑल दैट सोशल मीडिया हमारा खत्म कर दे रहे हैं। प्रोडक्टिव आवर्स जो इंडिया के खत्म हो जा रहे हैं। पूरी देश में एक होड़ सी लगी हुई है कि कुछ भी कंटेंट बनाओ, अपने आप को ग्लोबलाइज करो, अपने आप को फेमस करो, सेलिब्रिटी बना लो। सेलिब्रिटी कल्चर हमारे यहाँ बहुत भयंकर आ चुका है। और बेटा ये कपड़ों से लेकर, हमारे व्यवहार से लेकर, चीजों को लेकर, आज की डेट में सुविधाएं ज्यादा है हमारे पास तो टाइम कम है। पहले के टाइम में सुविधाएं कम थी लेकिन लोगों के पास टाइम ज्यादा था। एक सिंपल काम करने के लिए भी लोगों को कड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी, फिर भी उनके पास इतना सरप्लस टाइम होता था कि बगल वाले के पास जाकर बैठते थे 2 घंटे और हालचाल करते थे। लेकिन आज की डेट में वो 10 आदमी आपस में बैठ जरूर है, लेकिन एक दूसरे की फोटो लाइक कर रहे हैं फेसबुक पर जाके। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये जो वेस्टर्न कल्चर को हमने ब्लाइंडली अडॉप्ट किया, जो मोनोकल्चर, वेस्टर्न मोनोकल्चर जिनको बात करते हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली में जाने लगे, हम बहुत ज्यादा उपभोक्तावादी हो गए, हम शहरों में ज्यादा शिफ्ट होना चाहते हैं, गाँवों को टच छोड़ना चाहते हैं। तो ये सब जो चीजें आई ना, ये कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहा है चीजों को। फिर से इस तरफ मूवमेंट होगा नो डाउट, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। एक बार आप इसके इल इफेक्ट्स देख लोगे तो फिर से उस तरफ ही मूवमेंट होगा जैसा आप पहले के, क्योंकि आप पहले के टाइम को यहाँ पर मिस करते हो। तो लेट्स नॉट गो इनटू द डीप डिटेल्स। मैं फिर से कभी इस पे एक वीडियो बनाऊंगा तो बात करूंगा। तो डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी आर आल्सो देयर। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो 10 रिफॉर्म्स ऐसे हमने अपने देश में की जिसने काफी कुछ यहाँ पर बदलाव भी किया है। जैसे नई औद्योगिक नीति, जिसमें एमआरटीपी एक्ट वगैरह को यहाँ पर हटाकर जो है हमने नए कानून बनाए, कंपटीशन एक्ट बनाया 2002 में, जिससे कि हमारे यहाँ कार्य करने का अधिकार लोगों को यहाँ पर मिला। क्योंकि ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव था और ये प्राइवेट सेक्टर को निखरने ही नहीं देता था, उठने ही नहीं देता था। एफडीआई या ट्रेड पॉलिसी में हमने यहाँ पर बदलाव किया। या 1993 में अगर बात करें तो जो हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट रिजीम था, जो कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम हम फॉलो करते थे, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी फॉरेक्स रेट कितना वगैरह होगा। तो वो सब हमने यहाँ पर उसको डीरेगुलेट किया, गवर्नमेंट के कंट्रोल से उसको बाहर किया। क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन वगैरह जो हम लगाते थे उसको हमने कम किया। कन्वर्टिबिलिटी को 1994 में भारत में अलाउ किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भारत में कब से अलाउ हुई? इट वाज इन 1994। और न्यू इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो नए इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सेबी की बात कर लें, पीएफआरडीए की बात कर लें, आईआरडीए की बात कर लें, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है भारत में, ठीक है। तो सब तमाम चीजें हमने यहाँ पर न्यू इंस्टीट्यूशन को भी हमने बनाया, एनपीसीआई वगैरह हमने बनाया, नए इंस्टीट्यूशन को बनाया। गवर्नमेंट बोरोइंग्स की अगर बात करें तो बॉन्ड मार्केट यहाँ पर क्रिएट किया गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया, ताकि गवर्नमेंट को जब भी फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो इजिली वो अरेंज कर सके। अब जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नॉर्मली नहीं करती है, वो अपने टेम्परेरी मिसमैच को यहाँ पर कम करने के लिए फंड्स वगैरह अरेंज करती है। इंटरेस्ट रेट को भी यहाँ पर लिबरलाइज किया गया। इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन मतलब कि जो भी ब्याज दर वगैरह है जिस पर सरकार का पहले नियंत्रण होता था, वो यहाँ पर खत्म किया गया। बेसल नियमों को यहाँ पर माना गया ताकि भारत में जो है वो क्राइसिस नहीं आ सके, बैंकिंग क्राइसिस ना हो, दिवालिया ना हो बैंक, इसके नाते बेसल नॉर्म्स को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। मनरेगा जैसी योजना या जो नेशनल फूड सिक्योरिटी आपने अडॉप्ट की 2013 में, ये सारी चीजें जो कि इंश्योर करते हैं एक बेटर लाइफ, लोगों की इनकम जनरेशन का एक उनको एश्योरिटी देती है। जैसे मनरेगा जो एक्ट आया, इसने एमजी नरेगा आप कह सकते हो, एमजी नरेगा जो आपके यहाँ एक्ट आया, इसने क्या राइट टू वर्क लोगों को दिया, ठीक है। राइट टू वर्क मतलब कि कार्य करने का अधिकार दिया यहाँ पर। और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी, तो इसने जो है एक एश्योरिटी ये दी कि भाई इरिस्पेक्टिव आपके क्या है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन आपको फूड सिक्योरिटी यहाँ पर मिलेगी। तो नॉर्मली यहाँ पर अगर बात करें
तो NFSA legally entitled up to 75% of the rural and 50% of the urban population to receive subsidized food grains under the टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TDPS के अंतर्गत यहाँ पर उनको एश्योर्ड यहाँ पर फूड दिया जाएगा। मनरेगा ने 100 दिनों का यहाँ पर उनको अधिकार दिया कार्य करने का। आधार कार्ड को हमने इंट्रोड्यूस किया बेटा, नंदन नीलकेड़ी का ये जो था कॉन्सेप्ट था आधार का, जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि हमें बेनिफिट्स किनको देने, हमें काम किसके लिए करना, सरकार उनके लिए काम नहीं कर पाएगी। आधार ने लोगों को पहचान दी, और सरकार अगर पहचान जाएगी कि इनके लिए उसे कार्य करना है, किसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, क्या करना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन युग ही यही है। तो यहाँ पर आधार ने भी एक ड्रास्टिक चेंज किया हमारी सोच में, हमारी समझ में, बाकी सारी चीजों में। इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड की बात करें तो एनपीए की बढ़ती समस्या को कंट्रोल करने में काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान, और ट्रांसफॉर्म करने में इंडिया की इकोनॉमी को काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान इस एक्ट ने निभाया, जो कि 2016 से आया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने बनाई, पहले केवल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती थी, बाद में भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हुआ, और बराबरी में 6 सदस्यीय दल की गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि भारत में मौद्रिक नीति का यहाँ पर निर्माण करती है। तो ये 10 स्टेप ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया कहीं ना कहीं। लेकिन 2011 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये क्या है? अगर मार्केट की बात करें तो कोविड-19 ने मार्केट को तोड़ दिया एक तरीके से। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, हथौड़ा पड़ा और मार्केट टूट गई आपकी। अब इसमें क्या है कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हो। नो डाउट कि इस साल का जो जीडीपी का आपका आंकड़ा है वो 12.5% का इस साल जो प्रोडिक्शन था, जो करंट ईयर में आप चल रहे हो ये है, और 2022 के बाद की बात करें तो 6.9%, 22 से 23 का जो बजट आएगा, ठीक है, उसके उस ड्यूरेशन की बात करें 6.9% का हमारा आकलन रहा है कि एवरेज ये रहेगा। लेकिन उसके बाद भी आप देखो लोगों की नौकरियां जा रही हैं, एक पॉवर्टी आपके देश में बढ़ रही है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तमाम चीजें यहाँ पर है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से नेगेटिव है। इन्फ्लेशन आपके यहाँ बढ़ रहा है। पुअर अभी भी अगर बात करें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट इंडिया में काफी डेवलप हुआ, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट का ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन अभी भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अच्छे विद्यालयों की बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो वी आर लैगिंग समवेयर। तो ये भी क्या है कि ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल वगैरह प्रॉपर होते और उस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज होती तो शायद इतनी मौतें भारत में ना हुई होती जितनी हुई हैं, राइट। और इंस्पेक्टर और जो लाइसेंस राज की वापसी की यहाँ पर सुगबुगाहट मिल रही है, क्योंकि जो चीजें गवर्नमेंट इस समय इकोनॉमी में चल रही है, हो सकता है गवर्नमेंट कल को रेस्ट्रिक्शन लगाने लगे। इंस्पेक्टर राज की बात कर ले, लाइसेंस राज की बात कर ले, गवर्नमेंट यहाँ पर परमिशन फिर से लेनी पड़े सरकार को और इंस्पेक्शन वगैरह वो करे। अब देखो देखो जैसे इंस्पेक्टर राज की बात करें तो ये ज्यादा आप कह सकते हो कि क्यों ऐसा है, क्यों इसके लिए हम अभी तैयार नहीं है, या ये नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में। अगर ये, क्योंकि ये करप्शन को बढ़ावा देता है। गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज क्यों किया गया था? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं वो अपने निर्णय नहीं ले सकती हैं, क्योंकि हर निर्णय के लिए उन पर कैग कैग जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या उनका ऑडिट होता है तगड़ा वाला, पब्लिक डोमेन में आता है उनकी सारी चीजें, और उस पर विरोध शुरू होता है, इस नाते वो निर्णय ले ही नहीं पाते। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि हमेशा गवर्नमेंट का ऑडिट होगा या इस तरीके की चीजें होंगी जिससे कि उनका डिसीजन मेकिंग जो स्पीड है वो हैम्पर हो। ठीक इसी तरीके से जब इंस्पेक्टर राज की बात आप करते हो, हर चीज का इंस्पेक्शन जब होता है और हर चीज में जब इंटरप्शन होता है, तो जाहिर सी बात है यार करप्शन बहुत तगड़ा होता है। तो इंस्पेक्टर राज की बात करें या लाइसेंस की परमिशन वगैरह की बात करें तो इसकी भी सुगबुगाहट मिल रही है। ओल्ड हैबिट्स की तरफ हो सकता है, क्योंकि 9.3% जो है आपका गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हो चुका है। तो अपनी पुरानी जो है हैबिट्स की तरफ भी भारत सरकार मूव कर सकती है कि रुपए छपवाएं आरबीआई से और अपने काम को चलाएं, जिससे आने वाले समय में इन्फ्लेशन आपको और ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा सरकार का कोई मकसद नहीं है, लेकिन चूंकि एफआरबीएम एक्ट में एक स्केप क्लॉज जोड़ा गया था, स्केप क्लॉज यही कहता है कि जब भी सरकार कुछ अगर अनफोर्सीन या यू मे से कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स अगर हो, वॉर, नेचुरल कैलेमिटी वगैरह कुछ भी ऐसा हो, तो इन दैट केस आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्केप क्लॉज के अंतर्गत अपने फिस्कल डेफिसिट अगर उसके बढ़ रहे हैं तो उस केस में वो वहां पर पैसे वैसे छपवा के अपना काम यहाँ पर चला सकती है, फाइनेंस करवा सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत अभी भारत के सामने है कि माइग्रेंट लेबर क्राइसिस है। एक तो लेबर्स का माइग्रेशन गांव में हो चुका है, उनके पास रोजगार नहीं है और वो अब जो है वो गरीबी में जूझ रहे हैं।
दूसरा क्या है कि जहां से वो माइग्रेट किए वहां पर कंपनियां फैक्ट्रियों में अब लेबर काम करने के लिए नहीं है, तो माइग्रेंट लेबर क्राइसिस है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि वो उन जगहों पर काम प्रोवाइड करने की जरूरत मतलब काम प्रोवाइड करने को सुनिश्चित कर सके जहां पर वो हैं स्टिल। तो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना वगैरह हो गया, जिससे कि जो जहां पर है वहीं पर काम उसको मिल सके और प्रोडक्शन वगैरह भी बढ़ सके। ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है कि अगेन रेस्ट्रिक्शन वगैरह यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे आरसेप वगैरह में भी हाल के दिनों में आपने देखा होगा भारत ने आरसेप से अपने आप को निकाल लिया। तो रेस्ट्रिक्शन की बात यहाँ पर एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब इसमें आगे की राह भारत के लिए क्या हो सकती है? पहली बात कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सरकार यहाँ पर खर्च कर रही है उसको रैशनलाइज करें, पहला पॉइंट। रैशनलाइज करने का मतलब कि उन क्षेत्रों में खर्च करे जहां पर आप कह सकते हो कि एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल नेचर का करे सरकार। कैपेक्स लेड ग्रोथ की इस बार बजट में बात की गई, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी सरकार तो प्रोडक्शन कैपेसिटी देश में यहां पर बढ़ेगी, जिससे कि विकास सुनिश्चित हो सकेगा। तो गवर्नमेंट को जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट शुड नॉट डू जस्ट मियरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, गवर्नमेंट शुड स्पेंड इन कैपिटल प्रोजेक्ट्स, ताकि देश में क्या है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ावा मिल सके। म्यूचुअली सपोर्टिव रिफॉर्म्स होना चाहिए, सारे क्षेत्रों को इंक्लूड करिए, किसी एक सेक्टर को ही ऐसा ना हो कि आप उसको ही सब प्रमोट कर रहे हैं। म्यूचुअली सपोर्टिव रिफॉर्म्स होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करके। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट आप बढ़िया करिए, इसको सुनिश्चित करिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप उनकी सेमिनार करिए, कॉन्फ्रेंस करिए, या अपने कानूनों में ऐसा बदलाव करिए कि उनका जो है ट्रस्ट यहाँ पर बिल्डअप हो सके और वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सके, या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ावा मिल सके। मारुति मॉडल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट की काफी बात हुई। डियर, मारुति की अगर बात करें तो भारत सरकार और मारुति सुजुकी, ये दोनों का था। ये जो मारुति सुजुकी आप गाड़ियां आती थी, राइट, तो ये दोनों का ही था पहले। और यहाँ पर क्या था कि ज्यादा शेयर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, नियर अबाउट 76%, और 26% जो है केवल सुजुकी का शेयर था। ये ऐसा पहला एक उपक्रम था जिसने भारत को कार में, एक आम भारतीय को कार में बैठने का सपना दिखाया। बाद में धीरे धीरे अपने शेयर को डाइल्यूट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और 1991 के बाद देखिए 2002 तक बहुत कम कर दिया। नियर अबाउट 76% जो है प्राइवेट सेक्टर हो गया, 24% में जो है भारत सरकार रही। तो मारुति मॉडल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि एक साथ अपनी चीजों को डिसइन्वेस्टमेंट ना करिए, धीरे धीरे गवर्नमेंट को वहां से क्विट करना चाहिए ताकि कंट्रोल भी रहे। ठीक है। और जो है एक तरीके से एक वैक्यूम ना क्रिएट हो जाए, लोगों की नौकरियां ना चली जाए। तो किसी भी उपक्रम से भारत को धीरे धीरे निकलना चाहिए, भारत सरकार को धीरे धीरे निकलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को धीरे धीरे निकलना चाहिए, और एक साथ प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे आप विनिवेश करते जाइए और बाद में उसको प्राइवेटाइज कर दीजिए। इससे क्या होता है, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है। आप देख सकते हो मारुति जो कि 1.5 लाख गाड़ियां 2002 में बेचती थी, तो 2018 तक 18 लाख गाड़ियां हर साल बेचने लगी। तो इतना बड़ा डेवलपमेंट अगर मारुति उद्योग आज की डेट में, आपके ऑटोमोबाइल क्षेत्र की सबसे नंबर 1 कंपनी है मारुति। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला इनिशियल स्टेज में। उसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को धीरे धीरे कम किया। उसका रीजन क्या है कि लोगों का भरोसा बना रहा कंपनी पर। कंपनी की बात करें या इन्वेस्टर्स का बात करें, इन्वेस्टर्स का भी भरोसा उस पर बना रहा। तमाम चीजें ऐसी थी। ठीक है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चीजें यहाँ डेवलप करनी चाहिए। मल्टी स्टेक होल्डर जो भी है, जितने भी लोगों की मतलब सारे लोगों के हितों की यहाँ पर सरकार को रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर को एक खुश कर रहे हैं। तो मल्टी स्टेक अप्रोच यहाँ पर सरकार को फिलहाल रखना चाहिए। रेस बेटा, स्पेशल क्लासेस की बात करूं तो स्पेशल क्लासेस हर रात 10 बजे आपको मैं मिलूंगा आपके ऐप अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो कि वेबसाइट जो अनअकैडमी या लर्निंग ऐप पर आप मुझे देख सकते हो। तो एप्लीकेशन पर आप मुझे देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन इन क्लासेस की मिल जाएंगी। आपने बस ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है बेटा। अगर ये टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया तो मेरी फर्दर क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहेंगी। unacademy_abhinav सिंह 001। तो लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अपने जो भी फीडबैक्स हैं, अपने जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। फिर मिलते हैं आपसे किसी और क्लास में, किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज, गुड डे।